बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल लुक रिपोर्टर्स बेंच सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को तकरीबन 4 माह ऑलमोस्ट हो चुके हैं अपना ओहदा संभाले हुए, और उन्होंने कुछ अपने गोल्स मुकर्रर किए थे जब वो आए थे, जो पब्लिक उन्होंने किए थे, अपने प्लान्स बनाए थे कुछ, उन पे किस हद तक अमल दरामद हुआ, किस हद तक नहीं, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन ये कि 12 इंतज़ामी कमेटियाँ रिकॉन्स्टिट्यूट की हैं, यानी कि उनकी तश्कील 9 की गई है चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की जानिब से, और उनकी तफसीलात भी आपको बताएंगे कि उसमें कौन से जजेज़ हैं जिनको टारगेटेड एलिमिनेट किया गया, यानी कि उनमें से उनको कह लें सिरे से शामिल ही नहीं किया गया। वो कौन से जजेज़ और कौन से जजेज़ हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, और इन कमेटीज़ की पहले सूरत हाल क्या थी, थोड़ा सा वो देखते हैं। और सबसे बढ़ के आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि अब उसकी तश्कील 9 क्या होगी, अब उसमें कौन से मेंबर्स आएंगे, ताकि अगर फ़र्ज़ करें मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ और मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, वो केस सुनेगा कौन, इस हवाले से आज आपको बात करेंगे आपके साथ। इब्तिदा करते हैं नाज़रीन, पहले तो जो इनकी गोल्स थे, शॉर्ट टर्म गोल्स जो 3 महीने में उन्होंने अचीव करने थे, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, पहला था नाज़रीन कि ऑटोमेशन ऑफ सिंपल प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि जो कानूनी अमल है, केस दायर करने का तरीका, इसमें जो पेचीदगियाँ थी इनको ज़रा ऑटोमेशन पे लाना था और ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना था। क्या वो हुआ? नहीं हुआ, सीधी बात है। अच्छा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसमें ये था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ उन्होंने ये भी शामिल की हुई थी कि बहुत सी चीज़ों को पेपर लोड का काम करेंगे, डिजिटल चीज़ों को लेके आएंगे, और उससे बढ़ के जो ऑनलाइन केस इन्फॉर्मेशन है ये डिजिटल हो जाएगी। ऑनलाइन केस इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था जनाब, जो कॉपीज़ हैं सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑर्डर्स की, जजमेंट्स की, वो ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगी। क्या ये मिलना शुरू हुई? ऑनलाइन केस इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो जब केस नंबर डाल के वेबसाइट पे हम पहले भी सर्च करते थे, उसी अंदाज में इंफॉर्मेशन आती रही, अभी भी वही आ रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो क्या ये गोल पूरा हुआ? नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि जनाब कॉपीज़ ऑनलाइन मिला करेंगी, 3 महीने में तो नहीं मिली, आगे जाके वो सिस्टम बन जाए तो ज़रा साइलिन का, लोगों का भला हो जाएगा। वरना अभी भी तरीक़ाकार वही है कि आप यहाँ से रिसेप्शन से एक फॉर्म लें, वो फॉर्म तो खैर मुफ्त होता है, तो उसके बाद आपने एक वो फिल करके ID कार्ड की कॉपी लगा के वो नंबर अपना देना होता है, जिसके बाद आपको 24 से 36 घंटों के दौरान डाक टिकटें लगाने के बाद जो उसकी फ़ीस होती है उसके बाद आपको मिल जाता है, कॉपी मिलती है। अच्छा, रिस्क बेस्ड परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस का सिक्योरिटी ऑडिट था, हुआ? नहीं हुआ। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो अमला है, अफसरान है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग आपने करनी थी, क्या आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की? अभी तक कोई चीज़ ऐसी ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि जो सरकारी, जो सुप्रीम कोर्ट के अफसरान हैं उनके ऊपर कोई उनका तरबियती कोर्स किया गया हो, या कोई ऐसी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की हो, या कोई नई IT से रिलेटेड कोई नई उनको जो है ना स्किल्स उनको सिखाई गई हों, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा जनाब पॉलिसी ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केसेस, यानी कि किन केसेस को तरजीह देनी है, ये केस मैनेजमेंट कमेटी इस हवाले से वो काम करती थी, उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया, उसकी डिटेल आपको आगे चल के बताते हैं। वो प्रायोरिटाइज किस अंदाज में केसेस हो रहे हैं वो उन्होंने थोड़ी सी डिटेल चीफ जस्टिस ने हमें बताई थी, उस पर भी 100% काम नहीं हुआ, लेकिन कह लें कि चलो इसमें कुछ 1-2 स्टेप्स ज़रूर इस मामले में लिए गए हैं। अच्छा, वो था जनाब लीगल इक्विपमेंट एंड एड। अच्छा, इसके ऊपर जो, यानी कि लोगों को जो कानूनी इमदाद फराहम करनी थी, इसके ऊपर कुछ वर्किंग हुई है कि कुछ वकला के नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास चूज़ किए हैं, कुछ मांगे गए थे, कुछ लोग वकला ने वॉलंटियर किया, कुछ के नाम लिए गए, तो वो लिस्टें खैर उन्होंने पब्लिक भी की हैं कि जिसके बाद वकील की फैसिलिटी नहीं होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाके वो वकील ले लेंगे, और उनको जो पेमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन वो उनको पेमेंट्स कर देगा। तो इस हवाले से कुछ प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो ऑनलाइन कुछ करना था चीज़ों को, वो हुआ? नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कि वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़रीन जो एक काम किया गया यहिया अफरीदी साहब की जानिब से, वो ये काम किया गया है कि एक मखसूस सूबे से मखसूस एथनिसिटी वाले रिटायर्ड जो अफसरान हैं उनकी फ़ौज भर्ती की गई है। मसलन अब चाहे वो सब कुछ उनको एक ही सूबे से मिल रहा है, जिस सूबे से वो आए हैं, जिस सूबे से वो बिलोंग करते हैं, बाकी एरिया से उनको कोई ख़ास ना कोई अफसर काम का मिल रहा है, ना कोई बंदा ऐसा मिल रहा है जो उनके मतलब पे पूरा उतरता हो या उनकी नज़र में परफॉर्म कर सकता हो।
जैसे सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन हैं, वो शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, काबिल औरत हैं, उनको KPK से लाया गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वो भी KPK से लाए गए हैं, रिटायर्ड थे। इसी तरीके से आप सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख लें, सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन देख लें, मतलब वो सारे वो अफसरान हैं जो या अपना चीफ ऑफ स्टाफ देख लें, ये सब वो लोग हैं जो सॉरी उन्हें KPK से ही मिलते हैं, यहाँ से लोकल नहीं वो उठाते या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से नहीं ले रहे उनको, बाहर से एक मखसूस एरिया से यानी कि KPK से ही वो सारा स्टाफ लेके आ रहे हैं। इसकी मुझे वैसे समझ मेरी पर्सनली नहीं आ रही कि हर चीज़ एक ही जगह से क्यों, उनको मेरिट भी वहीं मिलता है तो वहीं से क्यों मिलता है। इसके अलावा नाज़रीन केस मैनेजमेंट कमेटी की अगर हम बात करें तो केस मैनेजमेंट कमेटी में पहले सबको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते थे और मंसूर अली शाह साहब का ही ये ब्रेन चाइल्ड होती थी केस मैनेजमेंट कमेटी। अब जो 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है या तश्कील 9 उसकी की गई है, उसमें जस्टिस शाहिद बिलाल याहिया अफरीदी साहब की जानिब से, वो मैं नाम आपको नाज़रीन पढ़ के सुनाता हूँ। तो याहिया अफरीदी साहब इसके सरबराह हैं, इस केस मैनेजमेंट कमेटी के। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को शामिल किया गया है, जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब को शामिल किया गया है। ये 4 जजेज़ हैं। 2 मेंबरान जो सरकारी अफसरान हैं, उसमें एक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं, वो भी इसके एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब हैं, जिनको सस्पेंड किया गया था फिर बहाल कर दिया गया, वो इसके मेंबर हैं। दूसरा डायरेक्टर IT, ये इस कमेटी के सेक्रेटरी भी होंगे और इसके कहने के मेंबर भी होंगे। 5 मेंबर कमेटी है बेसिकली, 6 इसके सेक्रेटरी हैं, वो भी प्रैक्टिकली होते हैं मेंबर ही हैं। केस मैनेजमेंट कमेटी नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब इसके पहले होते थे, लेकिन अब वो नहीं है, उनको निकाल दिया गया कमेटी से। ये गौर करने वाली बात है। उसके अलावा नाज़रीन आते हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की जानिब। जो बिल्डिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की इमारत के अमूर देखती है, उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब उसके सरबराह हैं। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को इसको दिया गया है चार्ज इसको। इसके अलावा नाज़रीन इसके जो काम है वो बता देता हूँ आपको। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, ब्रांच रजिस्ट्रीज़ की बिल्डिंग्स हैं, वो उसके हवाले से जो भी तरह उसमें तब्दीली करनी है या जो फैसला उस हवाले से करना है वो इस कमेटी ने अप्रूवल देना होता है। जजेस के जो गेस्ट हाउसेज़ हैं, जो लॉजेज़ हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी असासाजात हैं, उनकी फ़िज़िकल मैनेजमेंट सारी इस कमेटी के पास है। इसके अलावा नाज़रीन IT अफेयर्स के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उसके सरबराह हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, इनको शामिल किया गया है इस IT अफेयर्स की कमेटी में। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें तो रिकॉन्स्टिट्यूट जो कमेटी की गई है सुप्रीम कोर्ट की अफेयर्स के लिए, अच्छा वो रिसर्च सेंटर जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके लिए जो कमेटी है, उसमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं इस मामले में, वो होंगे इसके सरबराह। जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उनकी मामलत करेंगे रिसर्च वाले जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च सेंटर के हवाले से, उनको देखने के लिए। इसके अलावा जो लॉ क्लर्क प्रोग्राम होता है, उसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब उस कमेटी के सरबराह हैं और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब इसमें होंगे, जो बताएंगे कि लॉ क्लर्क्स को कब हायर करना है, कब नहीं करना है, किसको करना है, क्या उसका दौरानिया होगा। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक कमेटी थी, वो क्वालिटी एंड सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ क्लॉथ फॉर स्टाफ यूनिफॉर्म। अच्छा, ये यूनिफॉर्म जो आपने वो देखा होगा जजेस के पीछे खड़े होते हैं, वो शेरवानी ग्रीन सी पहन के वो उनकी कुर्सी खींचते हैं, उनको बिठाना, जो उनके कासिद होते हैं बेसिकली, उन कासिदों की वर्दी की क्वालिटी के लिए जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उस कमेटी को तहलील कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी की जानिब, वो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं, मॉनिटर होते हैं उनके ऊपर अगर बात करें तो इसमें नाज़रीन अगर हम देखें तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं, ये KPK की ATC कोर्ट्स की वो करेंगी, सुपरविज़न करेंगी। जस्टिस मलिक शहजाद साहब पंजाब की हद तक करेंगे, हाशिम काकड़ साहब बलोचिस्तान के, सलाउद्दीन पंवर साहब ATC कोर्ट सिंध को देखेंगे, आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होंगे, उनका जायज़ा लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और इम्पॉर्टेंट है, वो जो चैम्बर अपील्स आती हैं मुख्तलिफ के, किसी ने अगर केस विड्रॉ करना है या दीगर हैं, वो चैम्बर अपीलों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आया करेंगी। और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस हाशिम खान काकड़ हैं, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हैं और जस्टिस शकील अहमद हैं।
इनके पास वो चैम्बर अपील्स आया करेंगी, कोई विड्रॉ करने की है, कोई किसी को इतराज़ है उसके ऊपर है, तो वो इनके पास जाएंगी। वो इन 5 जजों में भी मंसूर अली शाह साहब, अतहर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर साहब, ये लोग शामिल नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, जो आर्काइव कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, तमाम आर्काइव हैं अदालत के, उसको मेंटेन करती है, उसको सुपरवाइज़ करती है, वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब उसके सरबरा होंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पवर उसके मेंबर हैं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उसके मेंबर हैं। जो एक क्यूरेटर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो उसके फोकल पर्सन होंगे। और उसके जो रिसर्चर हैं डॉक्टर याकूब खान बंगश, ये ऑथर भी हैं, रिसर्चर भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं। ये तमाम जो आर्काइव और म्यूज़ियम से रिलेटेड मैटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो ये कमेटी देखेगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक्सपीडिशियस जस्टिस और जो मॉडल कोर्ट्स के हवाले से एक कमेटी है, उसकी सरबराही जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब करेंगे। उसके अलावा जस्टिस हाशिम काकड़ इसके मेंबर होंगे, जस्टिस सलाउद्दीन पवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। मॉडल कोर्ट्स नाज़रीन आसिफ खोसा साहब ने बनाई थी, जो जिसका मकसद ये था स्पीडी जस्टिस फराहम करना, स्पेशली जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको। तो उस हवाले से ये कमेटी है जो अब अपनी तजावीज़ देगी, क्योंकि तमाम जजेस वो हैं चारों जो फ़ौजदारी के एक्सपर्ट हैं और फ़ौजदारी केसेस में उनकी बड़ी महारत है। वो इस सारे मामले को देखेंगे कि वो उन कोर्ट्स को रिवाइव करना नहीं करना और किस हद तक उसमें उसकी अफेयर्स कैसे चलाने हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब को जो सुप्रीम कोर्ट का और जो रजिस्ट्रीज़ का जो जजेस कॉलोनी है, रिहायशी हैं, उनका सिक्योरिटी अफेयर्स का इंचार्ज बनाया गया है। होता ये था नाज़रीन, जो जो अब तक इनकी कह लें कि जो पास तरीक़ाकार है वो ये है कि जो सेकंड नंबर पे जज होता है, मींस के सीनियर मोस्ट होता है, वो होता है सीनियर प्यूनी जज। एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी उसे कहा जाता है, जो मंसूर अली शाह साहब थे, लेकिन वो नहीं है अब, तो उनकी जगह मंदुखेल साहब एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं। उसके अलावा जो सॉरी जो नंबर 3 का जज होता है सीनियरिटी में, यानी कि मुनीब अख्तर साहब इस वाले से बनते हैं। तो मुनीब अख्तर साहब कह लें या जमाल मंदुखेल साहब कह लें, उनके बाद वो आते थे, या मीनुद्दीन साहब का नंबर ले लें, सीनियरिटी अगर पहले से कंटिन्यू करें, वो सिक्योरिटी जज होते थे। लेकिन यहाँ इश्तियाक इब्राहिम साहब को सिक्योरिटी जज बनाया गया है। बहरहाल चीफ जस्टिस की मंशा होती है कि वो जिसको मर्जी बना दे, क्योंकि रूल्स में फ़िक्स नहीं है कोई। इसके अलावा मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को नाज़रीन लाइज़ॉन बनाया गया है, उनको नॉमिनेट किया गया है लाइज़ॉन जज ऑन UK पाकिस्तान प्रोटोकॉल ऑन चाइल्ड एंड फैमिली लॉज। जो बच्चों की हवालगी के हवाले से और जो फैमिली लॉज के हवाले से जो UK और पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट है जुडिशरी का, उस पर जो फोकल पर्सन जज अब होंगे, जो नॉमिनेट होंगे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब करेंगे। इन तमाम चीज़ों में मुनीब अख्तर साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे आपको, अतहर मिनल्ला साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, आपको मंसूर अली शाह साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, आपको अकील अब्बासी साहब किसी इंतज़ामी साइड पे कमेटी में आपको नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा शाहिद वहीद साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे। ADR कमेटी में मंसूर अली शाह साहब या अफरीदी साहब ने उनको डाला था जब चीफ जस्टिस बने थे, वहाँ पर अभी तक वो बरकरार हैं। काजी फाइद ईसा साहब ने उनको निकाला था और तब से अब तक वो ADR कमेटी के ही मेंबर हैं। बाकी किसी साइड पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली वो भी जो 11-12 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, इनमें वो कहीं भी ये सब लोग नज़र नहीं आ रहे जो बाज़ाहिर अब कह लें कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ थे या अभी भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगर रेफरेंस आता है इन जजेस के ख़िलाफ़, उस सूरत में पोजीशन क्या होगी, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख्त ये नाज़रीन के चीफ जस्टिस इसके सरबराह होते हैं। 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि जस्टिस इस वक्त जो मेंबर हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं वो इसके मेंबर हैं। अब तरीक़ाकार ये होता है जिसके खिलाफ रेफरेंस आए ना, वो उससे बाहर निकल जाता है। और 2 इसमें साथ जो हाई कोर्टों के सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं सीनियरिटी में, इंटर सी सीनियरिटी में, वो आते हैं। अभी पोजीशन क्या है उस पर आते हैं। अच्छा नाज़रीन, पोजीशन ये है कि अब क्योंकि फ़र्ज़ करें रेफरेंस आता है मुनीब साहब के ख़िलाफ़ और मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़, उस सूरत में होगा ये कि ये दोनों ज़ाहिर इनके खिलाफ केस है, तो ये तो कौंसल में बैठ नहीं सकेंगे, और अगर केस टेक भी हो जाता है तो उस सूरत में होगा ये कि जो इनके बाद सीनियर हैं इन 2 के बाद, वो जमाल मंदुखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब हैं, ये लोग आ जाएंगे नाज़रीन, फिर उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे इन 2 की जगह पे। और हाई कोर्ट से आलिया नीलम साहिबा, क्योंकि वो पहले से चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो उसका हिस्सा बन जाएंगी।
फिर बाकी जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे, अभी क्योंकि कायम मकाम है 4 हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, पेशावर में और बलूचिस्तान में, ये 4 लोग जो हैं वो अभी तक कायम मकाम है। अगर फ़र्ज़ करें इन्हीं को बना दिया जाता है, उनमें से फिर टाई पड़ेगा, जो एज वाइज देखा जाएगा कि सबसे सीनियर कौन है। एज वाइज अगर सीनियरिटी आप देखते हैं तो इजाज़ सवाती साहब हैं जो बलूचिस्तान के हैं उनमें, और जो सरफराज डोगर साहब हैं, इनमें से कोई एक बंदा आएगा जो मेंबर बनेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। और इजाज़ सवाती साहब के जो भाई हैं, छोटे भाई नहीं शायद बड़े भाई हैं इनके, अयाज सवाती साहब, वो एडिशनल एडवोकेट जनरल है बलूचिस्तान में कोई 2015 से, वो तब से 15 से तो उनको मैं देख रहा हूँ, वो तब से अब तक वो जो भी गवर्नमेंट आई है वो रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून का अयाज सवाती साहब, उनकी सेंट्रल जो एग्जेक्टिव कमेटी थी या कह लें काउंसिल थी, उसका वो हिस्सा थे। अब बड़े अरसे से कह लें कि वो खुटलने लगे हुए हैं पार्टी के अंदर, लेकिन वो उनकी वाबस्तगी ज़रूर मुस्लिम लीग नून के साथ रही है। इनफैक्ट पॉलिटिकल वाबस्तगी उन्हीं के साथ रही है, किसी और के साथ नहीं रही। ये अयाज सवाती साहब की बात करूँ। इजाज़ सवाती साहब जो जज हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, तो उनके भाई का सिर्फ आपको तारुफ करा रहा था। तो अब नाज़रीन देखते हैं कि कौंसल में आते हैं तो वहाँ क्या प्रोसीडिंग होती है। फ़र्ज़ करें और अगर कौंसल शो कॉज नोटिस जारी करती है दोनों जज साहिबान को, उसके बाद क्या होगा कि वो शो कॉज नोटिस चैलेंज कर देंगे, 184(3) में अपील में आ जाएंगे, और वो अपील फिर ज़ाहिर आइनी बेंच सुनेगा। आइनी बेंच में मामला आएगा तो जो अरकान आइनी बेंच के, यानी कि 2 मेंबरान ऑलरेडी सरबराह हैं या उसमें चले जाएंगे, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल मंदोखेल साहब, ये जब जाके बैठ जाएंगे जुडिशल काउंसिल में, तो फिर ये आइनी बेंच में ज़ाहिर केस नहीं सुन सकते कि ये वहाँ पे सुन रहे हैं, तो फिर आइनी बेंच की जो कंपोजिशन है वो चेंज होगी। अभी 8 रुकनी है, 2 वहाँ चले जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 6। अब उन 6 में से 5 सुनते हैं इस केस को, या वो 6 के 6 का बेंच बन जाता है, ये उस वक्त पर देखा जाएगा। अगर इन केस होता है, ये एक सिनेरियो है जो मैंने कहा आपके सामने पुट अप करें, तो अगर वो आइनी बेंच से ही शो कॉज नोटिस का लदम हो जाता है और रेफरेंस का लदम हो जाता है, तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, कि जो देखना होगा कि बाकी जजेस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस रेफरेंस को जो आता है। क्योंकि कह लें कि पॉलिटिकली बेस्ड या मोटिवेटेड ही कंप्लेन होगी या रेफरेंस होगा जो भी आएगा, बिकॉज ऑफ दिस स्टांस जो सख्त उन्होंने लिया हुआ है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो नदीर अभी तक के लिए इतना ही, बाकी फिर अब बेंच के साथ हाजिर होंगे। हमारे बेंच के एक मेंबर सुहेल रशीद साहब के हवाले से कुछ इतलात ये हैं कि उनके इदारे समा टीवी ने उनकी यूट्यूब अपीयरेंसेस पर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए वो काफ़ी दिन से हमारे साथ आ नहीं रहे। तो देखते हैं कुछ ना कुछ हाल उसका भी आज निकालते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।